नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग हिंदी सेशन का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पद के भेद है उसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले पद के भेद में हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिया था। पद के भेद जो होते हैं वो 5 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो आज हम लोग क्रिया, विशेषण और अव्यय इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पर क्रिया, विशेषण और अव्यय क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। क्रिया क्या होती है, तो हम सभी लोगों ने कक्षा 9, 10, 11, 12 में अच्छे से पढ़ा होगा। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। ठीक है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया जो है मुख्यतः केवल 2 ही प्रकार की होती है। वैसे क्रिया के अन्य भी रूपांतरण आपको यहाँ पर बताएंगे। मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो केवल ये 2 ही प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आइए देखते हैं। मुख्य जो है वो क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया और दूसरा है आकर्मक क्रिया। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको और आज से आप लोग क्रिया को बिल्कुल नहीं गलत करेंगे। देखिए, सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है उन्हें हम उन वाक्यों को सकर्मक क्रिया के नाम से जानेंगे। उस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी। और जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म अनुपस्थित रहेगा और क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ेगा तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो सकर्मक क्रिया यहाँ पर देखिए, जैसे एक वाक्य लिखा है राम फल खाता है और यहाँ पर वाक्य लिखा है सीता कमरे में सोती है। ठीक है, देखिए राम और सीता दोनों जगह पर अपने आप में कर्ता है, सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा फल जो है ये यहाँ पर कर्म है और खाना जो है ये क्रिया है। ये कर्म हो गया और ये कर्ता हो गया। यहाँ पर सीता जो है ये कर्ता है, कमरे में, और सोती है, सोना जो है ये क्रिया हो गई। कमरे में एक प्लेस है जो कि कर्म नहीं है। तो देखिए, जब वाक्य में, बहुत अच्छे से समझना, पहचान बता रहे हैं आप लोगों को। पहचान इसकी मोटी सी ये है, वाक्य में क्रिया शब्द के साथ क्या, किसे, किसको आदि शब्द लगाने से जब हमें उत्तर प्राप्त हो कुछ, तो वो उत्तर जो प्राप्त होगा वो कर्म कहलाता है। प्राप्त होने वाला उत्तर क्या कहलाएगा? कर्म कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्रिया ये दी है खाना। राम क्या खाता है? राम किसे खाता है? राम किसको खाता है? तो राम क्या खाता है? आंसर में फल आया। राम किसे खाता है? फल को खाता है। राम किसको खाता है? फल को खाता है। तो आंसर में जो आता है वो कर्म होता है, यानी कि यहाँ पर हमें कर्म मिल गया है। क्या है? फल है। ठीक है, तो क्रिया के साथ हमें क्या क्वेश्चन करना है यहाँ पर? क्या, किसे और किसको? क्या, किसे, किसको, ये क्वेश्चन करने से अगर उत्तर मिलेगा तो वो कर्म होगा। अगर कर्म उपस्थित है तो वाक्य में सकर्मक क्रिया होगी। यहाँ पर देखते हैं सीता क्या सोती है? क्रिया है सोना, तो क्या सोती है? कोई आंसर मिला? कहाँ सोती अगर कहेंगे तो कमरे में सोती है। कहाँ तो लगाना नहीं, क्या लगाना है? क्या, किसे, किसको। सीता किसे सोती है? क्रिया जो हो रही है सीता पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, जो सोने क्रिया हो रही है सीता पर हो रही है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये इसकी मोटी पहचान है। ऐसे ही यहाँ पर अगला वाक्य है, जैसे मेरा जी घबराता है।
तो घबराना क्रिया हो गई, क्या घबराता है, जी घबराता है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। मैं हंसता हूँ, हंसना क्रिया हो गई, मैं क्या हंसता हूँ, हंसने का प्रभाव स्वयं मुझ पर पड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मैं रोता हूँ, तो रोने का प्रभाव जो है मुझ पर पड़ रहा है, क्या रोता हूँ, किसे रोता हूँ, कुछ आंसर मिला नहीं मिला, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मुख्य पहचान है क्रिया के साथ क्या, किसे किसको आदि शब्द लगाकर अगर क्वेश्चन करेंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा तो कर्म होगा, उत्तर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं यहाँ पर क्रिया के अन्य रूप क्या होते हैं। क्रिया के अन्य रूप में देखिए सहायक क्रिया, ये क्रियाओं के अन्य रूप आप लोगों ने हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़े हों, लेकिन कुछ लोग इसको पहली बार पढ़ेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इसके बाद संयुक्त क्रिया और आगे है छठवां क्रियार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया। और अगला जो है ये है नाम बोधक या नाम धातु, नाम धातु क्रिया के नाम से इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया के अन्य रूप ये हो गए। सहायक क्रिया क्या होती है, आइए देखते हैं यहाँ पर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के विषय में जानते हैं अच्छे से। देखिए, जब वाक्य कोई दिया होता है, जैसे यहाँ वाक्य दिया है राम पत्र पढ़ रहा है, राम पत्र पढ़ रहा है, राम पत्र पढ़ चुका है, राम पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है। तो देखिए, पढ़ना ये मुख्य क्रिया हो गई और रहा है जो है ये सहायक क्रिया है। ठीक है, सहायक क्रिया। तो जिस वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया आए और जिससे क्या होता है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यानी कि सहायक क्रिया जो होती है वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ आती है और वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर देती है पूर्णतः, उसे ही हम बोलते हैं सहायक क्रिया। देखिए, राम पत्र पढ़ रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में बात हो रही है, राम पत्र पढ़ रहा है, राम पत्र पढ़ चुका है। ठीक, तो पढ़ जो शब्द है ये तो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, और चुका है वो सहायक क्रिया हो जाएगी। राम पत्र पढ़ता था, तो था सहायक क्रिया हो जाएगी, पढ़ना जो है ये मुख्य क्रिया रहेगी। तो क्लियर हो गया सभी को। जहाँ पर क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आती है और वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर देती है, उसे ही सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, सीता खाना बनाकर बाजार गई। सीता खाना बनाकर बाजार गई। पहले समझ लें पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। जिस वाक्य में जो कर्ता होता है एक क्रिया समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ करता है, उन दोनों क्रियाओं में जो पहली क्रिया होती है उसी को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया के रूप में जानते हैं। तो देखिए, सीता खाना बनाकर कहाँ गई, बाजार गई। तो एक क्रिया तो ये हुई यहाँ पर और दूसरी क्रिया ये हुई यहाँ पर। ठीक, तो इन दोनों में जो पहली क्रिया हुई, पहले क्या किया उसने, खाना बनाया, बाद में बाजार गई। तो सीता खाना बनाकर बाजार गई, तो इसलिए यहाँ पर इसमें पहले होने वाली क्रिया जो है इसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। माता जी सफाई करके सो गई, तो सफाई की फिर सो गई, तो यहाँ पर सफाई करना इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है इसको देखते हैं।
प्रणयार्थक क्रिया बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ऐसे याद रखेंगे जहाँ पर जिस वाक्य में कर्ता जो है वो मक्कार होगा, कर्ता कैसा होगा, मक्कार होगा, काम नहीं बिल्कुल करेगा। ठीक है, जैसे कि सासू माँ बहू से भोजन बनवाती हैं। ठीक है, सासू माँ बहू से भोजन बनवाती हैं। माताजी पुत्री से सफाई करवाती हैं। मालिक नौकर से काम करवाता है। पिताजी पुत्र से सफाई करवाते हैं। ठीक है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक ने स्वयं पाठ नहीं पढ़ा, बच्चों से पाठ पढ़वाया है। ठीक है, पिताजी ने स्वयं काम नहीं किया, पुत्र से काम करवाया है। मालिक ने स्वयं काम नहीं किया, नौकर से काम करवाया है। सासू माँ ने स्वयं काम नहीं किया, बहू से काम करवाया। यानी कि यहाँ पर कर्ता मक्कार होगा, स्वयं कार्य नहीं करेगा बल्कि कार्य दूसरों से करवाएगा, वहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कौन सी क्रिया, प्रणयार्थक क्रिया हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माताजी पुत्री से खाना बनवाती हैं। माताजी पुत्री से खाना बनवाती हैं। तो माताजी ने स्वयं तो खाना बनाया नहीं है, किससे बनवाया, पुत्री से, माताजी मक्कार हो गए। मालिक नौकर से काम करवाता है तो मालिक मक्कार हो गया। पिताजी पुत्र से काम करवाते हैं तो पिताजी मक्कार हो गए। मक्कार नहीं है, लेकिन आपको के लिए एक ट्रिक बता दी है, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रणयार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में क्या होता है, दो कर्म उपस्थित हों वहाँ पर होती है द्विकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे। राम ने श्याम को मोबाइल दिया। राम ने श्याम को मोबाइल दिया। ठीक, हम लोगों ने कारक चिन्ह इससे पहले पढ़ लिए हैं, जानते होंगे सभी लोग, बचपन में कारक चिन्ह पढ़े हैं। प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को, तो द्वितीया में जो कारक चिन्ह है कर्म को आता है, तो को जहाँ पर लग जाएगा उससे पहले आने वाला शब्द जो होगा उसमें कौन से, द्वि, यानी कि द्वितीया विभक्ति होती है तो उसे कर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए राम ने श्याम को से पहले जो शब्द आया है श्याम, तो ये कर्म है। ठीक, क्या दिया, क्या दिया यानी कि क्या से हमें जो आंसर मिलेगा वो कर्म होगा। तो राम ने श्याम को मोबाइल दिया, तो इसमें दो कर्म उपस्थित हैं। ठीक, तो इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में दो कर्म उपस्थित होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है, समझ लीजिए, जो क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बने। ठीक है, वह क्रिया जो दो क्रियाओं के संयोग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से। आप आते जाते रहिए। ठीक है, आप आते जाते रहिए। तो देखो आना और जाना दो क्रियाएं हो गई, बोलो, दो क्रियाएं हो गई। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जहाँ पर दो क्रियाएं के संयोग से वाक्य बनता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आप आते जाते रहिए। आना एक क्रिया हो गई, जाना एक क्रिया। नहीं बोलते हैं आप आते जाते रहिए, दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप आते जाते रहिए। आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं, आप खाते पीते रहिए। ठीक है, चलते फिरते रहिए, पेट बाहर निकल आया तो बोलते हैं चलते फिरते रहिए थोड़ा बहुत। ठीक, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, संयुक्त क्रिया, यानी कि दो क्रियाएं एक साथ आ जाएं तो उसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियार्थक क्रिया क्या होती है। जहाँ पर क्रिया कर्ता के रूप में स्वयं कार्य करे। ठीक है, जहाँ पर क्रिया स्वयं कर्ता प्रधान होती है उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो देखिए टहलना अपने आप में क्रिया है और यहाँ टहलना शब्द जो आया है वो कर्ता के रूप में आया है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, तो जहाँ पर क्रिया जो है स्वयं कर्ता प्रधान होती है उसे
कैसी? क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। ठीक, तो यहाँ मरना किसके लिए हुआ? देश के लिए हुआ। तो मरना जो है यहाँ पर क्रिया कर्ता प्रधान है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। नेक्स्ट आगे, नाम बोधक या नाम धातु क्रिया क्या होती है? ये संज्ञा और विशेषण इनके संयोग से बनती है। ठीक है, जैसे संज्ञा शब्द है कोई और क्रिया आ गई, तो जिससे बन जाएगी नाम धातु। ठीक, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा है लाठी, अब क्रिया है मारना, पूरा शब्द क्या बन जाएगा? लाठी मारना। लाठी मारना ये हो गया नाम धातु पूरा एक साथ। रक्त ये संज्ञा है और खौलना जो है ये क्रिया है। ठीक, तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? रक्त खौलना। यानी कि संज्ञा और क्रिया के संयोग से जो मिलकर बनेगी उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर विशेषण से, विशेषण में क्रिया जोड़ देंगे, उससे भी नाम धातु क्रिया बन जाएगी। जैसे यहाँ पर विशेषण दिया है दुखी, कोई व्यक्ति दुखी है तो ये इसकी विशेषता हो गई, और क्रिया है होना, तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? दुखी होना। पूरा शब्द बन जाएगा नाम धातु जिसे कहेंगे दुखी होना। ठीक है, पीला जो है किसी की विशेषता है और पढ़ना होता है क्रिया। पीला पढ़ना ये हो गया नाम धातु क्रिया। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये क्रिया टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो वाच्य होते हैं इसको भी समझते हैं। वाच्य जो होते हैं ये क्रिया का ही रूपांतरण होते हैं। आइए देखते हैं इसको भी। वाच्य, वाच्य क्या होते हैं? वाच्य स्वयं क्रिया का ही रूपांतरण होते हैं, जो कि यहाँ पर अलग अलग वाक्यों में अलग अलग प्रकार से यूज किए जाते हैं। वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्तवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, तीसरा भाववाच्य होता है। ठीक है, तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुरूप आए, जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुरूप आती है, और ऐसे वाक्य जो कर्तवाच्य होते हैं ये सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुरूप आती है, वाक्य में क्रिया कर्म के अनुरूप आती है और वाक्य में कर्म की ही प्रधानता रहती है, वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। भाववाच्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया स्वयं क्रिया की ही प्रधानता हो, जिन वाक्य में, उसे भाववाच्य कहते हैं। ये वाक्य जो होते हैं केवल अकर्मक क्रिया से बनते हैं। कर्मवाच्य जो होते हैं वो सकर्मक क्रिया से बनते हैं। कर्तवाच्य जो होते हैं वो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनते हैं। देखिए, कर्तवाच्य ये सकर्मक व अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, राम ने पत्र लिखा, सीता ने देखा। ठीक, तो राम ने क्या लिखा? पत्र। पत्र मिल गया, तो पत्र जो है यहाँ पर क्या है? कर्म है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया से बन रहा है। और सीता ने देखा, क्या देखा? कुछ पता नहीं, देखा तो है, क्या देखा ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर राम ने, सीता ने कर्म कर्ता हो गए, इसमें ये कर्म उपस्थित है, ये दोनों क्रियाएं हैं। ठीक, तो क्रिया जो है कर्ता के अनुरूप आती है, वे कर्तवाच्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कर्मवाच्य
जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है और क्रिया जो है कर्म के अनुरूप आती है, और ऐसे वाक्य सदैव सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए यहाँ पर जो कर्मवाच्य होते हैं इनको, जैसे पत्र पढ़ा गया, लेख लिखा गया। ठीक है, पत्र पढ़ा गया, लेख लिखा गया। तो क्या पढ़ा गया? पत्र। क्या लिखा गया? लेख। ठीक, तो क्रिया के साथ हमें क्या लगाना है? यहाँ कर्म प्रधान है दोनों में, इसलिए ये कैसा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया से बने हैं और इसको कर्मवाच्य बोलते हैं। तीसरा थर्ड पॉइंट है जो भाववाच्य है, इसको समझते हैं। जो भाववाच्य में क्या होता है? ये अकर्मक क्रिया से केवल बनते हैं। ठीक है, और इसमें क्रिया की प्रधानता रहती है। जैसे मुझसे चला नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया। उससे खाया नहीं गया, उससे खाया नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता या मुझसे चला नहीं गया, चला नहीं जाता कर लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मुझसे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। ठीक, तो ये वाक्य यहाँ पर देखिए, चलना क्या नहीं चला जाता, तो क्रिया जो हो रही है स्वयं हो रही है, और उससे खाया नहीं जाता, क्या नहीं खाया जाता, तो क्रिया यहाँ पर भी स्वयं हो रही, क्रिया यहाँ पर प्रधान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य जो हैं अकर्मक क्रिया से बनते हैं, जिसमें इन्हें भाववाच्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अलावा आगे क्रिया के बाद विशेषण को देखते हैं। विशेषण क्या होता है? हम लोगों ने कक्षा 7-8 में खूब अच्छे से पढ़ा होगा, 11-12 में, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है? विशेषण और विशेष्य दोनों पॉइंट अच्छे से समझ लें। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता बता दे वो होता है विशेषण। ठीक है, जैसे मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है, तो गाय कैसी है? काली। ये तो उसकी विशेषता हो गई, यानी कि काला शब्द विशेषण है। अब काली है कौन? गाय। ठीक, तो गाय जो है विशेष्य है। ठीक है, घोड़ा सफ़ेद है, तो घोड़ा सफ़ेद है, सफ़ेद जो हो गया विशेषण, और कौन सफ़ेद है? घोड़ा, तो ये हो जाएगा विशेष्य। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता बता दे वो होता है विशेषण। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं विशेषण और विशेष्य को। तो देखिए, सीता सुंदर है। ठीक है, सीता की विशेषता है कैसी है? सुंदर, तो ये हो गया विशेषण। और कौन सुंदर है? तो ये सीता है, तो ये हो जाएगा विशेष्य। सीता विशेष्य है और सुंदर जो है विशेषण है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही अगर वाक्य आ जाए, सीता अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर तो आपका विशेषण हो गया और सीता विशेष्य हो गया। अत्यंत जो शब्द आया है इसको प्राविशेषण बोलते हैं। अत्यंत शब्द को क्या बोलेंगे? प्राविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बता दे उसको प्राविशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा है अगला, काला कुत्ता मर गया। तो मरा कौन है? ये है कुत्ता, और कुत्ता है कैसा? काला, तो ये विशेषण हो गया, और ये कुत्ता जो है ये विशेष्य हो गया। ठीक है, तो ये विशेषण आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं? विशेषण। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषता बता दे वो विशेषण होगा, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग जो
विशेषण के बाद अव्यय होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं आगे इसको देखते हैं। अव्यय, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक ठीक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय जो शब्द होते हैं वो सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, प्रत्येक जगह जैसे के तैसे होते हैं, ना तो उनके लिंग में परिवर्तन होता है, ना उनमें वचन का परिवर्तन होता है, ना किसी कारक का उन पर इफेक्ट पड़ता है। वे सब अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय केवल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से अव्यय होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और नेक्स्ट लास्ट चौथा ये होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से ये अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो क्रिया की भी विशेषता बतला दें वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर समझते हैं। लिखा है राम खाना खाता है, राम पत्र पढ़ता है, राम स्कूल जाता है। तो जाना क्रिया हो गई, पढ़ना क्रिया हो गई, खाना क्रिया हो गई। ठीक, तो इसमें क्या ऐसा लगा दें जिससे क्रिया की विशेषता पता चल जाए। जैसे यहाँ लिखा है वह धीरे धीरे चलता है, वह राम बारी बारी से खाता है, मीरा थोड़ा थोड़ा खेलती है। तो इस प्रकार से देखिए चलना कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। खाना कैसे हो रहा है? बारी बारी से। खेलना कैसे हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। ठीक है, वह जल्दी जल्दी काम करता है, वह धीरे धीरे करता है, वह थोड़ा थोड़ा करता है, तेज तेज करता है, बारी बारी से करता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत बहुत। इस प्रकार के अगर शब्द आएंगे तो ये क्रिया की विशेषता बताएंगे। क्रिया यहाँ पर चलना हो रहा, कैसे हो रहा? धीरे धीरे हो रहा। खाना कैसे हो रहा? बारी बारी से हो रहा। और खेलना कैसे हो रहा? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से ये शब्द क्रिया विशेषण को दर्शाएंगे। ठीक, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ये। इसके बाद संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा के बाद में प्रयुक्त हों। वे अव्यय जो शब्द किसी वाक्य में संज्ञा के बाद प्रयुक्त हों और उस संज्ञा शब्द का संबंध किसी दूसरी संज्ञा से दर्शाएं, उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सीता विद्यालय तक, सीता विद्यालय तक जाती, दौड़ लगाती है। ठीक, तो विद्यालय जो है अपने आप में क्या है? एक संज्ञा शब्द है और तक जो आया है ये यहाँ पर अव्यय शब्द है। ठीक है, तक जो है अपने आप में अव्यय के बिना, हवा के बिना जीवन असंभव है। तो देखिए हवा जो शब्द है अपने आप में यहाँ पर संज्ञा है और बिना जो है ये अव्यय शब्द है। और
बिना जो शब्द है एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध दिखा रहा है। हवा के बिना क्या जीवन असंभव है, तो जीवन जो है यहाँ पर ये भी एक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये समझ में आ गया संबंध बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? वे शब्द जो दो वाक्यों को या दो स्थानों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे चिड़िया, चिड़िया बोली और सवेरा हो गया। तो एक सेंटेंस है चिड़िया बोली, दूसरा सवेरा हो गया, तो और ने दोनों को जोड़ दिया है, चिड़िया बोली और सवेरा हो गया। तो और जो है यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय का रूप धारण कर लिया है और शब्द ने। ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन सफल नहीं हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो देखिए उसने कठिन परिश्रम किया एक वाक्य हो गया, सफल नहीं हुआ दूसरा वाक्य हो गया। तो लेकिन शब्द ने दोनों को आपस में जोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर ये भी समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। फिर विस्मयादि बोधक क्या होता है? वे शब्द अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में वाक्य से पहले ही आ जाएं। जैसे विस्मयादि बोधक में यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेंगे, हाय, फिर इसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे, हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा। अरे, अरे तुम बहुत जल्दी आ गए। वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, तो हाय शब्द जो है ये अव्यय शब्द है। कैसा? विस्मयादि बोधक अव्यय है। हाय के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया और वह चल बसा, वह चल बसा वाक्य के पहले हाय लगाया। ठीक, तो हाय से यहाँ पर दुख प्रकट हो रहा है, वह चल बसा। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, नहीं, एकदम आश्चर्यजनक बात होती है, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। तो अरे जो शब्द है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वह शब्द जो है ये भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में इसको जानते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये अव्यय जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं, जिनको हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।